अतीक की भी पैंट गीली हो गई थी, पेशाब कर दिया था। मैंने इसे कहा भी था तू काहे का बाहुबली है। बोला सर जाल सबको प्यारी है। फर्स्ट पेज में मेरी फोटो, नीचे लिख दिया अतीक अहमद। फोटो मेरी लगाई और टाइटल था रात भर करबटे बदलता रहा अतीक तिहाड़ में। मौत का डर सता रहा था उसे कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने मायावती जी का एमएलए तो मारा ही मारा, उससे पहले इन्होंने गेस्ट हाउस कांड किया था। जब राजू पाल की डेड बॉडी को अस्पताल ले जाया गया तो शूटर अस्पताल में पहुंचे और स्ट्रेचर पर अस्पताल के अंदर राजू पाल को गोलियां मारी गई थी। तो उन्होंने कहा जी यूपी पुलिस को कस्टडी में मत दूँ। किसने बोला? अतीक अहमद ने, कि मुझे इन पर भरोसा नहीं है, मुझे दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते ही निपटा देंगे। एक सिपाही सम्मन देने गया था इसके घर, बताते हैं कि उसका मर्डर करके लटका दिया था चौक पे। और एक चीज़ और पता चली इन्वेस्टिगेशन में, ही वॉज ए ग्रेट वुमेनाइजर। अच्छा, उसी तरह का सूट पहना हुआ था और मैंने जो एक मेहंदी कलर की जैकेट डाली हुई है फोटो, उसने पुलिस वाले का मर्डर किया था। हाँ, मुझे बताया जाते हैं कि जब ये कसारी मसारी जहाँ हाँ, ये रहता था यस। उस दौरान उस वक्त पुलिस भी नहीं जाती थी, कोई नहीं जाता था। अब तो शायद वो एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, तो कोशिश तो ये उन्हें भी करता हर्ट करने की। उनको ही मारता है। बिल्कुल। जैसे ब्लड प्रूफ पे गोली लगी और दूसरी चलाता, मैं नीचे बैठ गया, दूसरी गोली पीछे लगी और मैंने बैठ कर शूट कर दिया उसे। वो गोली उसके यहाँ लगी और ऑन द स्पॉट। अगर मेरे से जरा सी चूक हो जाती तो मैं हो सकता था उस टाइम दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा विलेन बन सकता था। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज हमारे साथ दिल्ली पुलिस के एक दबंग अधिकारी मौजूद हैं। 1995 में इन्होंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की। 8 सालों तक ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, जो एक एंटी टेरर यूनिट है, उसमें इन्होंने काम किया। दिल्ली में 34 बड़े इनकाउंटर इनके नाम है। साल 2008 में उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद को इन्होंने गिरफ्तार किया। धुरंधर 2 में जो एक मूवी आई है जिसमें अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया था, उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी हैं और इनको फिल्माया भी गया है। हमारे साथ है दिल्ली पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर विनय त्यागी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर थैंक यू, आपने इस शो में बुलाया आज तक के पॉडकास्ट में, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो बड़ी चर्चा हो रही है जिसकी, सर उसी पे बात कर लेते हैं जी। अतीक अहमद आपके हत्थे कैसे चढ़ गया? उत्तर प्रदेश का माफिया। सर ये 2008 का वाक़या है। हम किसी इनपुट पे काम कर रहे थे, क्योंकि मैं स्पेशल सेल में पोस्टेड था, तो वहाँ बड़े बड़े टेररिस्ट, ड्रेडेड क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल पे काम करती रहती है टीमें। तो उस टाइम मैं लोधी कॉलोनी एनडीआर में पोस्टेड था। तो एक इंटरसेप्शन पे कॉल चली जिसमें अतीक बोल रहा था। हमने उसकी आवाज़ सुनी और उसके बारे में हमने अपने अपने सीनियर अफसरों को बताया कि सर ऐसे ऐसे अतीक है। तो फिर हमने पूरा डीप इन्वेस्टिगेशन की, अखबारों में भी पढ़ा था, मीडिया में भी देखा था कि राजू पाल मर्डर इसने किया था और उस टाइम मुख्यमंत्री थी मायावती जी। तो हुआ ये था कि इसने राजू पाल एक एमएलए थे भाजपा पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, उसे दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया था इलाहाबाद चौक पे। बहुत खतरनाक मर्डर। और इस पे 2 लाख इनाम किया गया था यूपी एसटीएफ की तरफ से, और ये उसमें एब्सकॉन्ड कर रहा था। अब चूंकि ये सिटिंग एमपी थे फूलपुर इलाहाबाद से, तो इन्हें गवर्नमेंट फ्लैट मिला हुआ था नॉर्थ एवेन्यू 29 नंबर। तो एसटीएफ ने वहाँ डेरा डाला हुआ था। तो हमने फिर उस कॉल को ध्यान से सुना और जितना डाटा हम इकट्ठा कर सकते थे किया, क्योंकि हमें अपना होमवर्क करना ज़रूरी होता है किसी भी बड़े कैच पे हाथ डालने से पहले। तो हमने अपने सोर्सेस से बात करी, इंटरसेप्शन सुना, तो पता चला कि उसकी लोकेशन परवाना रोड पीतमपुरा की आ रही है, एक गालिब अपार्टमेंट है उसकी। तो जब हमने डीपली इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये जो है एब्सकॉन्डिंग के दौरान जामा मस्जिद एरिया में रहा, फिर बॉम्बे चला गया मीरा रोड, फिर वहाँ से निकल आया, एसटीएफ के हाथ नहीं लगा, एसटीएफ इसके पीछे पीछे थी, आगे आ गया था।
फिर ये लास्ट में गाली अपार्टमेंट में आके कोई प्रोफेसर थे, उनके घर पे ठहरा हुआ था। तो हमने सीनियर अफसरों को बताई, फिर हमने अपने टीम बनाई और टीम बना के हमने वहाँ ट्रैप लगाया। चूँकि हम फ़ोन सुन रहे थे। क्या बात कर रहा था फ़ोन पे? फ़ोन पे तो कोई फालतू बात नहीं, जैसे कहीं निकलना होता था, गाड़ी ले आओ, इतने बजे ले आना, फला ले आएगा, इस तरह के। क्योंकि बहुत शातिर था। 5 बार का MLA रहा, 3 बार आप दल से, अपना दल से, और 2 बार सपा से, और 6ठी बार MP रहा। तो हर चीज़ से वाकिफ़ था और क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह था। और उसकी बादशाही इतनी चलती थी कि कानपुर से लेके और नेपाल तक उसका दबदबा था, दबदबा था उसका। तो जब हमें ये पता चला कि ये आज गाड़ी से निकलेगा, तो हमने डिसाइड किया, पहले तो डिसाइड किया कि इसे वहीं पकड़ेंगे फ्लैट से। फिर नहीं, हमने कहा जब गाड़ी में बैठेगा तब पकड़ेंगे। उस दिन दिल्ली में 6 डिग्री टेम्परेचर था। 31 जनवरी 2008 को आप गूगल पे भी चेक करेंगे ना, तो 6 डिग्री टेम्परेचर। मुझे इसलिए याद है कि उस दिन ये 2 बोतल पानी पी गया था डर में। हुआ क्या कि जब ये गाड़ी में बैठा, गाड़ी नंबर थी गोल्डन कलर की ऑफ वाइट होंडा सिटी कार, DL3CAA 1025। आज तक मैं नंबर नहीं भूला हूँ, मेरे यहाँ कंप्यूटर में बैठा पड़ा वो नंबर और वो सीन। तो हमने डिसाइड किया कि भाई इसे जैसी गाड़ी में बैठेगा इसे वहाँ लेंगे, क्योंकि हमें पता ड्रेडेड क्रिमिनल वेपन इसके पास है। तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट कॉलोनी के, शायद उस दिन सैटरडे या संडे था, कोई छुट्टी वाला दिन था। तो हमने डिसाइड किया कि अगर हम इसे बाहर पकड़ेंगे तो ये गोली चला सकता है, इसके आदमी गोली चला सकते हैं, आसपास ज़रूर होंगे। जब इतना बड़ा बादशाह है तो कहीं बच्चों को इंजरी ना हो जाए, हमें इंजरी ना हो जाए। तो हम तो पूरी ऑपरेशन की तैयारी से जाते हैं ऐसे को डील करने के लिए। तो जैसे ही ये अपनी गाड़ी में बैठ के अभी करीब 15 मीटर ही चला हुआ, मैंने अपनी वैगन आर कार इसकी गाड़ी के आगे लगा दी और गाड़ी से लगा के उतर के मैंने, फिर ग्लॉक पिस्टल थी, ग्लॉक पिस्टल कॉक करके, ये कंडक्टर सीट पे बैठा हुआ था, पिस्टल लगते ही इसने हाथ ऊपर कर दिया और छुटते ही बोला अरेस्ट है। मैंने कहा अरेस्ट है, शीशा नीचे करिए। इसने थोड़ा शीशा नीचे किया, मैंने कहा बाहर आइए। बोला नहीं ऐसा करिए, आप अपनी गाड़ी रखिए, मैं अपनी गाड़ी में बैठ के आऊँगा। अच्छा। बदमाश था, ऐसा मौका हम देते नहीं, भाग सकता था। तो इस हमने ज़बरदस्ती नीचे उतारा। बाद में पता चला उतरना क्यों नहीं चाह रहा था, क्यों? कि उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसका पेशाब निकल गया था। उसने ग्रे कलर का सफारी सूट पहना हुआ था, गोल्फ कैप लगाई हुई थी, और जब उसे उतारा तो उसकी पैंट सारी गीली थी और होंडा सिटी की जो सीट थी, कंडक्टर सीट, वो भीगी पड़ी थी। अच्छा। मैंने छुटते ही कहा इतने बड़े बाहुबली माफिया? कहता जी पुलिस से बड़ा, पुलिस से सबको डर लगता है। तो पेशाब निकल गया था उसके? पेशाब निकल गया। तो आपने क्या मतलब, देखो क्या सर क्या सीन है, था? वो सीन फिर से मैं बताने के वो लिए। सीन बता रहा हूँ सर। ऐसा है, जान सबको प्यारी होती है, चाहे कितना भी बड़ा टेररिस्ट हो, मिलिटेंट हो, जब जान पे पड़ती ना, अच्छे के मैंने छर्रे छूटते देखे हैं। मैंने अपनी लाइफ में 37 साल की नौकरी में बहुत लोगों को देखे हैं कि पैंट गीली होते हुए, पैंट खराब होते हुए। मेरे कई ऑपरेशन में ऐसा हुआ है। अच्छा। तो अतीक की भी पैंट गीली हो गई थी, पेशाब कर दिया था। मैंने इसे कहा भी था तू काहे का बाहुबली है? बोला सर जान सबको प्यारी है। तो वो रिक्रिएट करिए कि हुआ क्या था आपने? हुआ क्या था कि गाड़ी में जैसी मैंने गाड़ी लगाई और चारों तरफ से घेर लिया, AK-47 थी हमारे स्टाफ पे, मेरे पे ग्लॉक थी। तो उसे ये लगा कि शायद UP-STF है। मैंने अपना आई कार्ड दिखाया पिस्टल के साथ, पिस्टल कनपट्टी पे लगाई? हाँ। मैंने कहा मेरा नाम विनय त्यागी और ये मेरा आई कार्ड, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल। तो उस बंदे ने दिल्ली पुलिस तो पढ़ा, डर के मारे वो शायद दिल्ली नहीं पढ़ा होगा। उसे तो ये था दिमाग में कि STF है, क्योंकि सिविल में थे हम भी, और मायावती जी ने कर रखा था इसका, छर्रे लगा रखे थे इसके। तो उस टाइम इसका जो है पेशाब निकल गया। फिर क्या हुआ, इसे मैंने अपनी वैगन में बिठाया, इसकी गाड़ी को हमारे पोजीशन में ले लिया। मोबाइल हमने तभी, क्योंकि कहीं कांटेक्ट ना करें, पोजीशन में ले लिए थे। फिर हम लोधी कॉलोनी लाए। तो जब लोधी कॉलोनी पहुंचे तो इसने गेट पर बोर्ड पड़ा दिल्ली पुलिस का। थोड़ा बहुत पढ़ना जानता है, हिंदी इंग्लिश, वैसे तो अंगूठा टाइप है, अंगूठा छाप है, आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेता है क्योंकि MP रहे हैं।
तो उसने पढ़ा थाना लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल। तो तब उसे उसके मुंह से ये वर्ड निकला, त्यागी जी अब मैं सेफ हाथों में हूँ। मतलब 26 किलोमीटर पड़ता है गालिब अपार्टमेंट लोधी कॉलोनी से, करीब लगभग 22 से 26 किलोमीटर। उसे तब तक यही था कि कहीं ये STF नहीं हो और कहीं ले जाकर ठोक ना दे। डर था, मतलब डर था ये। तो मेरी गाड़ी में 2 बोतल पानी था, मैं रखता हूँ हमेशा। अब भी आप मेरी गाड़ी चेक करेंगे तो गाड़ी में बोतल मिलेगी। तो 2 बोतल पानी पी गया। मेरे से बोला त्यागी जी पानी पी लूँ, मैंने पानी पी लो। मतलब ये देखिए 6 डिग्री टेम्परेचर। उस दिन मैंने एक घूंट पानी नहीं पिया ठंड की वजह से, रखता हूँ प्रिकॉशन की तरफ, लेकिन वो 2 बोतल पी गया। ये क्या था? डर, मौत का डर सता रहा था उसे कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने मायावती जी का MLA तो मारा ही मारा, उससे पहले इन्हें गेस्ट हाउस कांड किया था मायावती जी वाला, तो उनके तो उस पर चढ़ा हुआ था ये। तो इस ड्रेडेड क्रिमिनल को फिर हमने अरेस्ट किया, रात भर ही हमारी कस्टडी में रहा, पूछताछ करी, फिर अगले दिन इसे पेश किया। अब जो धुरंधर 2 में बता रहे हैं, अभी तक मैंने मूवी नहीं देखी है। सब लोग जो मुझे बता रहे हैं, मेरे चाहने वाले यार दोस्त, नियर डियर रिलेटिव, तो बता रहे हैं कि सर उसमें आपकी क्लिप चल रही है। फिर वो मैंने कहा मुझे क्लिप भेजो, क्लिप भेजी तो पता चला वो सीन में ये है कि मैं 30,000 कोटी से ले गए थे पेश करने टीम के साथ। तो इसने वही ग्रे कलर का सूट डाला हुआ था, वैसा दूसरा सूट चेंज किया था उसने ऑफिस में ना, क्योंकि 1 मिनट में आ गए थे, कपड़े उसके चेले चपाटे इतने थे। फिर उसी तरह का सूट पहना हुआ था और मैंने जो है एक मेहंदी कलर की जैकेट डाली हुई है फ़ोटो में। तो वो फ़ोटो जो है उसमें धुरंधर 2 में चल रही है, उस टाइम की है, 1 फरवरी 2008 की। तो अब जब आपने से अपनी कस्टडी में लिया, तो अतीक का बिहेवियर कैसे, क्योंकि अब तो उसको डर खत्म हो गया होगा कि STF में तो है नहीं, मैं तो बच गया इनकाउंटर से, स्पेशल सेल की कस्टडी में कैसे पेश आ रहा था, हाव भाव क्या पहले तो उसके हाव भाव वही थे, अंदर पहुंच गया कि भाई जिंदा बच गया, MP हूँ मैं और दिल्ली में हूँ। अब दिल्ली तो कैपिटल है, आपको पता ही है, सारा सिस्टम ही दिल्ली में है। तो उसे पता कि इसके साथ ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं। और फिर हमने जो है, क्योंकि हमारे पास राजूपाल की इनपुट थी, तो हम सिर्फ उसी से ही रिलेटेड बात कर रहे थे। पूछा था आपने? हाँ। तो उससे हमने पूछा भाई क्यों मर्डर किया, क्या आवाज़ थी, क्यों नहीं। कहता जी इसने हमारी जो है ना इमेज को हर्ट किया, हमारी हर्ट थी वहाँ, हमारी इमेज थी बाहुबली वाली। और एक लोकल आदमी हमारे भाई के इलेक्शन में खड़ा हो जाए, जब सीट खाली हुई तो इनके भाई खड़े हुए अशरफ, तो अशरफ जी हार गए थे, अशरफ हार गया ये राजूपाल से। तो उसे ये लगा कि भाई तेरा तो दबंगपन आई कम हो गया, एक आम आदमी आया और इलेक्शन पर खड़ा हुआ और जीत गया। तो इसलिए उस चीज़ से इसकी इमेज हर्ट हुई और इसे जो है ईगो हर्ट वाली बात हुई। तो इसने इसलिए डिसाइड किया कि इसे रास्ते से निपटाना। मौका मिलते इसने दिन दिहाड़े इलाहाबाद सिटी में उसे गोली मार दी थी। अच्छा, दिन दिहाड़े मर्डर हुआ था। हम आपको बता दें कि दरअसल राजू पाल का जो मर्डर, वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में बेहद खौफनाक मर्डर में से एक है। जब राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक, वो इलाहाबाद में एक मेडिकल चौराहा, जहाँ तक मुझे याद है, उस चौराहे के पास जा रहे थे, तब वो गाड़ी से जा रहे थे, उन पर हमला हुआ था, मेडिकल चौराहे पे मारी गई थी, कई गोलियां मारी गई थी। और उसके बाद जब राजू पाल की डेड बॉडी को अस्पताल ले जाया गया, तो शूटर अस्पताल में पहुंचे और स्ट्रेचर पर अस्पताल के अंदर राजू पाल को गोलियां मारी गई थी। इतनी भयानक तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और पूरे इलाहाबाद में, इस वक्त प्रयागराज कहा जाता है, सन्नाटा पसरा था। घंटों तक PCR कॉल नहीं हुई थी। इस तरीके से राजू पाल की हत्या की गई थी। उसके बाद फरार चल रहा था दिल्ली में, स्पेशल सेल में इंस्पेक्टर विनय त्यागी जी ने। और मेडिकल में गोली इसलिए मारी थी कंफर्म करने के लिए, कहीं उसकी सांस तो नहीं चल रही, कहीं उसकी सांस तो नहीं चल रही, कहीं बच तो नहीं जाए, इसलिए वहाँ जाके भी इसके शूटर ने गोली मारी। और चेहरा तो बिल्कुल ख़राब कर दिया था। और मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ रहा वो 55 या 56 गोली उनके शरीर में मारी गई थी। ये था अतीक अहमद इस तरीके से। तो और आपकी जांच में और क्या कुछ? एक ये आया जब पूछताछ की तो पता चला कि एक दिल्ली में भी इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड डिफेंस कॉलोनी थाने में किसी ने प्रॉपर्टी कब्जाई थी। अब मुझे FIR तो याद नहीं है, लेकिन इसने बताया हाँ जी प्रॉपर्टी का मैटर था हमारा, तो वो चल रहा है इस तरीके से ट्रायल पे, ऐसा कुछ बताया इसने। तब बताइए। तो हम जो है सिर्फ लिमिटेड उस पर राजू पाल पे कंसंट्रेट किए हुए थे, और वो केस लोकल पुलिस का था, तो लोकल पुलिस ने फिर इसमें किया होगा।
बाद में एसटीएफ लेकर गई होगी। हाँ STF, हाँ फिर उसे हमने पेश किया 1 फरवरी 2008 को तीसारी कोर्ट में। तो जब पेश किया तो यूपी पुलिस भी पहुंच गई थी इसे कस्टडी में लेने के लिए। तो उन्होंने कहा जी यूपी पुलिस को कस्टडी में मत दूँ। किसने बोला? अतीक अहमद ने, कि मुझे इन पर भरोसा नहीं है, मुझे दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते ही निपटा देंगे STF। तो फिर उसने रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि सर मुझे जो है 3rd बटालियन दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन जो है पेश करे, और वो हमें पेश करके आई इलाहाबाद। कोर्ट ने फिर उनकी रिक्वेस्ट मान ली थी और वो हमारी दिल्ली पुलिस फिर पेश करके आई थी कोर्ट के थ्रू। चलिए, ये दहशत तो थी उस वक्त भी यूपी एसटीएफ की कि हाँ दहशत तो थी पूरी उसमें। अगर दहशत नहीं होती भागता थोड़ी, क्योंकि ये तो इतना बड़ा क्रिमिनल था कि एक बार एक सिपाही सम्मन देने गया था इसके घर। बताते हैं कि उसका मर्डर करके लटका दिया था चौक पे, चौराहे पे। अच्छा। हाँ, आप जरा गूगल में सर्च मारना एक बार, इसने पुलिस वाले का मर्डर किया था। हाँ, मुझे बताया जाते हैं कि जब ये कसारी मसारी जहाँ हाँ, ये रहता था उस दौरान उस वक्त पुलिस भी नहीं जाती थी, कोई नहीं जाता था। ये तो हाल फिलहाल में जो योगी सरकार आई और उस वक्त डीसीपी थे दीपक बुकर, अभी जो है ना डीसीपी आए और जो ज्वाइंट सीपी रहे, और जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार आई उन्होंने फिर ऐसा कर दिया उस इलाके में कि फिर अब आज की डेट में तो 2 सिपाही आज जाते की हैं डेट में तो लॉ एंड ऑर्डर यूपी का जवाब ही नहीं है। तो आज किसी बदमाश की हिम्मत नहीं कि सिर उठा ले। हाँ, तो उस और एक जमाना वो था कि जो अतीक ने बोल दिया वो उत्तर प्रदेश ने बोल दिया, इतनी तूती बस्ती थी इसकी। हमने तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी है ना हमारे वही पास। वही मैं जानना चाहता हूँ, क्या थी बॉडी लैंग्वेज? पहले तो बॉडी लैंग्वेज वही थी जैसे बाहुबली की होती है, लेकिन जब उसे ये पता रियलाइज कराया हमने कि ये स्पेशल सेल का दफ्तर है, कोई आपके बाबा का वो नहीं है घर, तो साइलेंट ही रहा। और मौका हमने दिया नहीं कहीं को फ़ोन करने को, और जो प्रोसीजर होता है वो हमने सारे फॉलो किए थे। लोकसभा स्पीकर साहब को लेटर भेज दिया था इंटीमेशन अरेस्ट का, अगले दिन पेश किया यूपी पुलिस को। बताइए, उस दौर के सांसद ऐसे माननीय होते थे? ऐसे माननीय होते थे। और देखो ये जो पॉलिटिक्स में आया, बदमाशी से आया, सबसे पहला मर्डर इसने एक तांगे वाले का किया था, याद होगा आपको। और वहीं से ये इंडिपेंडेंट MLA बना। फिर तो कई हज़ार करोड़ों की प्रॉपर्टी अखबारों में पढ़ते रहते हैं, टीवी पे देखते रहते हैं। कितने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी? तो बहुत अकूत कर है। अब जो लेटेस्ट हमने देखा था, बताते हैं कई हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी इसकी, जो यूपी गवर्नमेंट ने अभी इसे डिमोलिश करके और गरीबों को फ्लैट बना के दिए हैं। बताते हैं कि जिस पर नजर पड़ी, जिस पे नज़र पड़ी वो सारी ज़मीन इसकी। और एक चीज़ और पता चली इन्वेस्टिगेशन में, ही वॉज ए ग्रेट वुमेनाइजर। अच्छा, ये आप लोगों को किसको पता चला था? ये हमें पता चला। तो आपकी जांच में कभी ये पाकिस्तानी कनेक्शन आया था? नहीं, कभी नहीं। ऐसा है कि एक तो हमने उस टाइम जो सिर्फ राजू पाल के अलावा ज़्यादा पूछताछ नहीं करी। हाँ, पूछताछ में एक चीज़ पता चली, इसने फूलपुर जब फाइल किया था लोकसभा का पर्चा, तो उसमें 37 केस दिखाए थे ऑन रिकॉर्ड। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 111 केस रजिस्टर्ड थे उस डेट तक इसके खिलाफ, 111 केस। और सेक्शन जो है चोरी से लेकर डकैती, मर्डर, आर्म एक्ट, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, NDPS एक्ट, मेरे ख्याल से आर्म एक्ट, NDPS एक्ट और IPC पूरी इस पर एप्लीकेबल थी उस टाइम। हर सेक्शन में केस रजिस्टर था इस पर। IPC की कोई सेक्शन नहीं बची होगी जिस पर केस रजिस्टर ना हो। लेकिन दिखाया था, झूठ बोला था यानी? इसने वहाँ 37 केस दिखाए थे जो लोकसभा में वो किया था इनने फाइल उस टाइम। केस दर्ज से 100 से ज़्यादा। 111। और उसके बाद तो जन कितने हुए होंगे। जब मुझे लग रहा कि एनकाउंटर हुआ, जब इसके खिलाफ 174 या 200 कुछ केस है, 234। उसमें भी देखिए ना, अभी उमेश पाल में मर्डर में कैसे रंगबाजी, जबकि उसको मालूम है लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है, लेकिन वो उसी भ्रम में जी रहा था। देखो उमेश पाल को भी इसलिए मारा कि वो लास्ट आई विटनेस था। इसका बस चलता तो ये उसकी बीबी पूजा पॉल है शायद उनकी बीबी का नाम। हाँ। अब तो शायद वो MLA हैं, सिटिंग MLA हैं, तो कोशिश तो ये उन्हें भी करता हर्ट करने की। उनको ही मारता है? बिल्कुल मारता। चलिए, ये तो आपको दिखाया गया। अच्छा, ये भी दिखाया गया धुरंधर 2 में कि अतीक अहमद जेल में उसको बिरयानी ट्रीटमेंट मिलता था, VVIP ट्रीटमेंट मिलता तो था। यूपी में होगा, दिल्ली में तो राई नहीं, तिहाड़ में जिस दिन हम ले गए थे उसी दिन, उससे अगले दिन पेश कर दिया था। 2 को पेश कर दिया था कोर्ट में।
तो तिहाड़ जेल में तो रहा नहीं यहाँ उस केस में, हमारे वाले में। तो जो आप बता रहे हैं हो सकता है यूपी में, क्योंकि उस टाइम इसकी चलती थी। हाँ भाई, चलती थी तभी ना गुंडे हाँ। से सांसद बन गया। यूँ तो बताते हैं कि इसका वो दरबार लगता था पूरा, लोग बाग मिलने जाते थे, सारे वहीं डिसाइड होते थे, वहीं से फ़ोन करता था सबको। आपने सब बता ही दिया और फिल्म में आए। चलिए, आपका एक 2008 का काम था, वो कहीं ना कहीं नोटिस हुआ, तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू। दबंग तो आप देखने में लगते भी हैं, वो आधा मेरे ख्याल से उस वक्त आप रहे होंगे, अतीक आपको देख के उसकी हालत खराब हो गई होगी। एक इसमें हंसी वाली बात बताता हूँ मैं कि अगले दिन अखबार ने एक स्टोरी छापी अतीक पे 2 फरवरी को। तो शायद अखबार था दैनिक जागरण। फर्स्ट पेज में मेरी फोटो, नीचे लिख दिया अतीक अहमद, फोटो मेरी लगाई, और टाइटल था रात भर करबटे बदलता रहा अतीक तिहाड़ में। तो मैंने वो प्रेस रिपोर्टर साहब को फ़ोन किया, मणि भाई साहब ये छाप दिया? कह रहे सर क्या हुआ? बैठ के यार फोटो मेरी है। कह रहा भाई साहब दिमाग में ये था ना कि आपने पकड़ा, गलती से लग गई, और वैसे अगर आप गोल्फ कैप लगा लो आप भी अतीक लगोगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं आपका लुक वो एकदम। तो वो बड़ा मजाक बना था उस टाइम, है। बड़ी हंसी आई सारे प्रेस रिपोर्टरों को। कह रहे भाई त्यागी जी को तुमने अतीक बना दिया। तो आप अखबार निकालेंगे ना 2 फरवरी का, दैनिक जागरण, तो उसमें फोटो लगी हुई है मेरी। बता, यानी मेरी नोटिस यही वाली सही थी? फोटो लगी हुई है। नोटिस मैंने सही किया। चलिए खैर, अब आ जाते हैं, आप अतीक को तो आपने पकड़ा है ही, और देखिए जब आप कुछ दबंगई और बढ़िया काम करते तो कभी ना कभी वो नोटिस में आता। धुरंधर 2 में नोटिस में आ गया। अब आपके इनकाउंटर पर हम बात कर लेते हैं कि 34 इनकाउंटर, उसमें सबसे खतरनाक इनकाउंटर अगर 34 में आप गिनेंगे तो कौन सा था? देखो एनकाउंटर तो सारे खतरनाक होते हैं, या तो एक्यूज मरता है या पुलिस वाले, ठीक है ना। लंबे वक्त तक चला हो हाँ, खतरनाक। नहीं लंबे वक्त तक तो बहुत चले हैं, लेकिन मेरी लाइफ का एक सबसे जो खतरनाक एनकाउंटर कह लें, या जिसमें मैं इमोशनली जुड़ा हुआ था, वो एक शादरा का था, GTV एनक्लेव, जो गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ ये था कि 25 जनवरी 2018 को एक मॉडर्न शादरा स्कूल बस जाती है बच्चे को लेकर, उसमें 2 बहन भाई होते हैं और 16 बच्चे, और टोटल 18 बच्चे। आनंद विहार एक स्कूल था, उसमें वो बच्चे पढ़ते थे। तो सुबह को जब 6:30-7 बजे वो बस चली मॉडर्न शादरा से, MS पार्क का एरिया था, तो वहाँ से जब चली, तो जब ये बस वहाँ पहुँची GTV हॉस्पिटल के सामने इवास, तो 2 मोटरसाइकिल पे बंदे आए, मोटरसाइकिल आगे लगाई, और ड्राइवर था एक नरेश थापा, उसकी जांग में गोली मारी, और एक बच्चे को 18 में से उठा के ले गए बस में से। हाँ, और उसे उठा के ले गए, और वहाँ पे हंगामा हो गया, क्योंकि बच्चा 4.5 साल का था कुल। मैंने कवच की थी उसमें ब्रेकिंग हाँ, दी थी उसमें मैंने। उसकी बहन भी थी। तो बाद में फिर हम भी मौके पे गए, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो क्या होता है, जब इतना बड़ा इंसिडेंट होता है दिल्ली में, तो तमाम स्टाफ जाता है, स्पेशल स्टाफ, क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस, स्पेशल सेल, जितनी भी यूनिट होती हैं सब जाती हैं। तो उनमें से हम भी गए, हमारी टीम भी गई। मैं शकरपुर बैठता था तब, इंस्पेक्टर था क्राइम ब्रांच में। तो ये घटना उस दिन की है 25 जनवरी के, जब हम ये कहते हैं कि भाई 26 जनवरी है, पूरी दिल्ली सील है, परिंदा भी पंख नहीं मार सकता, और उस टाइम इंसिडेंट होना मतलब दिल्ली पुलिस को चैलेंज करना। तो एक तरीके से इन लोगों ने बंदे को गोली मार के, ड्राइवर को, और दिल्ली से किडनैप करना, सनसनी फैला देना, एक दिल्ली पुलिस के लिए चैलेंज था। बिल्कुल चैलेंज था, और चलाया भी हमने ही था खबर पे आज तक। चैलेंज था। तो उस दौरान ये हुआ था कि GTV एनक्लेव में केस रजिस्टर हुआ, हम मौके पे गए, मेरे सीनियर अफसर भी, मैं भी था, मेरी पूरी टीम थी। हमने उसे देखा, रास्ते को जहाँ से बच्चा गया, बस रूट क्या था और कैसे कैसे। तो हम अपने साइड बाय साइड इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, चूँकि लोकल पुलिस केस कर रही थी। उस टाइम मैडम थी वहाँ पे, DCP शादरा, नूपुर प्रसाद नाम था मैडम का। तो मेरे DCP थे डॉक्टर G रामगोपाल नायक, और जॉइंट CP थे आलोक कुमार साहब, और RP उपाध्याय साहब थे हमारे स्पेशल CP। तो इसमें सब काम कर रहे थे। फिर छठे दिन 30 जनवरी को ये केस ट्रांसफ़र हो गया क्राइम ब्रांच को। अमूल पटनायक साहब थे कमिश्नर। हुआ ये था कि पूरा शादरा बंद कर दिया था, और मीडिया ने छापा भी था, मतलब सब सड़कों पर आ गए थे, और बड़े नारे शारे लगाए पुलिस के अगेंस्ट भी, और वैसे भी। तो जो लाला थे, जो बच्चे के दादा थे, वो उनकी शॉप थी
इसकी डिस्पोजल की क्या नाम है ये, गिलास और प्लेट डिस्पोजल की, तो उनका अच्छा काम था। तो हुआ ये था कि इनमें जो मास्टरमाइंड था उसका भी एक होटल था, रेस्टोरेंट टाइप किराए पे चला रहा, वो वहाँ वो लेने जाता था प्लेटें व्लेटें गिलास विलास ये। तो वहाँ उसने कहीं आइडिया लगा लिया कि मोटी पार्टी है। तो एक दिन क्या हुआ कि कहीं से पेमेंट आई थी लाला जी की, तो किसी से बात कर रहे थे, ये वहाँ सामान ले रहा था, तो इसे आइडिया हो गया कि भाई 50-54 लाख रुपए आए हैं। कोई प्रॉपर्टी बिकी थी उनकी, पैसे आने थे या आए थे, तो इन्हें वो सुन लेते। इन्हें अपने दोस्तों को बताई, प्लानिंग हो गई। तो प्लानिंग हो गई तो बच्चा उठा लिया। इन्होंने कई दिन रखी करी वहाँ। ये जब पता चला, जब हमने पकड़े, बोला जी हम 1 हफ्ते से लगे हुए थे, मौका नहीं मिल रहा था। जब मौका मिला तो हमने, तो उसमें ये हुआ कि जब छठे दिन हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आ गई, तो हमने इनिशियली शुरू से स्टार्ट किया, कहाँ से बच्चा चला, कौन कौन से सीसीटीवी कैमरे हैं, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहाँ रेकी करी, वहाँ का डंप डाटा उठाया। भाई अब मैं आपको उठाने आऊँगा तो मैं एकदम तो उठाऊँगा नहीं, 1 घंटा 2 घंटा आपको वॉच करूँगा। तो हो सकता है मैं किसी को फ़ोन भी करूँ कि भाई अब बंदा घर से आ गया, निकल लिया, गाड़ी में बैठ लिया, तो डंप डाटा में सब आ जाता। तो हमने डंप डाटा उठाया, अपने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की, लोकल सोर्सेस डिप्लॉय किए, जो भी हम कर सकते थे बेस्ट टू बेस्ट वो किया, क्योंकि अब जिम्मेवारी हो गई थी दिल्ली पुलिस की, वो भी क्राइम ब्रांच की। और हमने एज ए चैलेंज लिया था कि ये दिल्ली पुलिस को ऐसे कैसे चैलेंज कर सकता है। बहुत जमाने बाद दिल्ली में इस तरह चलती बस से अगवा तो किया गया वहाँ था। के एमएलए थे, सिटिंग एमएलए अब भी हैं, पर वो क्या नाम है उनका, नाम है अपने महाजन साहब हैं। वो मेरे कॉमन फ्रेंड भी हैं, बहुत पुराने जानते थे। तो जब हम मौके पर पहुँचे तो हमने देखा महाजन साहब बैठे हैं, महाजन साहब के पास सारी पब्लिक जो है, फिर वो PHQ गई, बोले जी इस केस को ट्रांसफ़र करो। आज 6 दिन हो गए बच्चे को, 5-6 दिन हो गए, कहीं हमारा बच्चा ना मार दें। बच्चा 4.5 साल का था। तो उन्होंने केस ट्रांसफ़र कर दिया क्राइम ब्रांच को। जब क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफ़र कर दिया तो ये तफ्तीश मिली मुझे, और पर्टिकुलर नाम लिया गया मेरा, जो MLA महाजन साहब ने कहा कि ये पर्टिकुलर केस विनय त्यागी को दो, क्योंकि वो मेरे वर्किंग से वाकिफ़ थे, काफ़ी पुराना जानते थे। तो फिर हम इनिशियली लगे 31 तारीख से। फिर उसी दौरान एक रैंसम कॉल आई कि भाई पैसे दे दो नहीं तो बच्चे को मार देंगे। अब फैमिली वाले थे, पहले डर में थे और डर गए। तो उन्होंने कहा भाई हमें कैसे विश्वास हो कि हमारा बच्चा जिंदा है। तो उन्होंने एक क्लिप बनाई और व्हाट्सएप पर डाली। अच्छा, बच्चे की? हाँ, जिसमें बच्चा बोलता है, हेलो पापा आई लव यू, मैं आपका चूहा बोल रहा हूँ। चूहा उसका कोड वर्ड है। अच्छा, जैसे कह देते हैं और चूहे घर में बच्चे को, इस तरीके से। तो वो क्लिप आ गई तो उन्हें सबको विश्वास हो गया भाई बच्चा लाइव है। फिर उनसे कहा गया कि भाई 60 लाख रुपए के 33 लाख के 2 बैग तैयार करो, और सी रिवर मॉल, क्रॉस रिवर मॉल। और ये सब आपको बता रही थी फैमिली? फैमिली साथ ही थी। फिर हमने टीमें तैयार कर रखी थी, हम कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना चाह रहे थे। फिर हमें कहीं से इनपुट मिली कि आज ये बारात शादी में आएगा। शादी थी विवेक विहार थाने के सामने। अच्छा, जो किडनैपर था? किडनैपर थे। फिर ये आए, वहाँ हमने बारात में हम भी बाराती बन के मिल गए। अच्छा, तमाम मीडिया ने छापा था ये, और टीवी पे भी हमारी उसमें भी बताया था, प्रेस रिलीज में भी। फिर वहाँ से हमें किंग पिन हाथ लगा। किंग पिन को हमने ओवर पावर किया बॉर्डर पे, जब वो वहाँ चल रहा था, फॉलो कर रहे थे मुझसे। फिर उससे सख्ताई से पूछताछ हुई। फिर ये वहाँ ले गया गाजियाबाद के इलाके में जहाँ बच्चा रखा हुआ था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि देखा कि 5वीं मंजिल बच्चा, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 11-12 मंजिल की। अच्छा, 11-12 मंजिल की बिल्डिंग और 5वीं मंजिल पे रखा था? हाँ, शालीमार सिटी जो है। अब हमें यह था कि कहीं बच्चे को डर के मारे फेंक ना दे, देखे पुलिस है। तो हमने उनकी टोपोग्राफी से देखा कि 1, 2, 3 खिड़की और एक बालकनी, जहाँ से फेंकने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 3 जगह से, किचन की खिड़की, एक बाथरूम की, एक रूम की। तो पास में हमारे एक सब इंस्पेक्टर थे, तो उनसे गद्दे शद्दे और वो मंगा लिए हमने, खेस वे सर चद्दर, और 4 लड़के हर खिड़की के नीचे खड़ा कर दिए। अगर बच्चे को फेंकेगा तो कम से कम हम कैच कर लें। माय गॉड। तो
एक टीम हमने ऐसी बनाई 4-4 आदमियों की और तीनों खिड़की के नीचे लगा दी, खिड़की के नीचे लगा दी बिल्कुल, कि अगर फेंकता तो कैच करना किसी भी हालत में। भाई 5वीं मंजिल से थोड़ा टाइम मिल जाएगा। फिर हम फ्रंट गेट पे गए, मैं, मेरे साथ डीसीपी थे, मेरी टीम थी पूरी, मैंने वो पहनी हुई थी बुलेट प्रूफ, मेरे कमांडो ने। जैसे ही उसने, जो मास्टरमाइंड हमारे कब्जे में था, उसने वो किया, नॉक किया तो नॉक करते ही उसने गेट खोला। गेट, उसके हाथ में लोडेड पिस्टल थे, वो गेट खोलते ही 2 गेट होते हैं, एक लोहे का गेट, एक लकड़ी का। लकड़ी का खोला, लोहे के गेट से खोलते ही उसने कहा अच्छा पुलिस, एकदम गोली मारी, जो गोली मेरे लगी बुलेट प्रूफ पे। अच्छा, हाँ, जैसे बुलेट प्रूफ पे गोली लगी और दूसरी चलाता मैं नीचे बैठ गया, दूसरी गोली पीछे लगी और मैंने बैठ कर शूट कर दिया उसे। वो गोली उसके यहाँ लगी और ऑन द स्पॉट इंजर्ड होकर गिर गया। गोली के बाद सुन के फिर दूसरा लड़का आया जिसका नाम था सिंह साहब। सिंह साहब आया, उस पर भी लोडेड वो था, उसने गोली चलाई, वो मेरे कमांडो के लगी बुलेट प्रूफ में और एक लगी दीवार में। तो मैं नीचे बैठा हुआ था, मैं नीचे बैठ के फिर दूसरा फायर किया तो उसके घुटने पे लगा, घुटने पे लगते उसके वेपन छूट गया। अब जब वेपन पे झपटा तो मेरे कमांडो ने गोली मारी, क्योंकि वो झपट के बच्चे को मारने के लिए उधर भागा रूम की तरफ। तो हमें था कि भाई, तो जो भी डिसीजन ली मैंने फ्रिक्शन ऑफ ए सेकंड में ली, इंजर्ड होके वो गिर गया। फिर मेरी पूरी टीम ने, डीसीपी साहब वगैरह सब ने मिलकर गेट तोड़ा और गेट तोड़ के कुंडी खोल के फिर बच्चे को हमने सबसे पहले गोद लिया। हुआ ये कि बच्चा जब किडनैप हुआ तब गोली चली, जब बच्चे को रेस्क्यू हुआ जब काफ़ी गोली चली, तो बच्चा एकदम डर गया, वो पलंग के नीचे घुस गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था। फिर वहाँ देखा, वहाँ चॉकलेटें और बच्चे की वो बिस्किट वेफर शेफर रखे हुए थे। फिर बच्चे को समझाया कि पुलिस अंकल है। फिर बच्चे ने 15-20 मिनट तक तो उसे होश ही नहीं था, रो गया। फिर हमारे टीम उसे वहाँ ले गई जीटीबी हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाया, हमारे डीसीपी साहब साथ थे, वो फ़ोटो मीडिया में चली थी, देखा होगा आपने। फिर उनके पेरेंट्स आ गए और जो उनका रो के हाल हुआ है बच्चे को जब देखा उन्होंने जिंदा, तो उन्होंने पुलिस का ऐसा थैंक किया था मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। और जो अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरा पुलिस हेडक्वार्टर पुराना वाला PHQ तमाम मीडिया से भरा हुआ था। और जो मीडिया ने अप्रिसिएशन किया था ना, इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। रोल क्या था कि सीनियर अफसरों ने ये कहा था कि इससे ज़्यादा आप जो है ना हाईलाइट मत करना। तो मीडिया ने जो है उस टाइम सबकी बात मानी और उस किडनैपिंग को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया था, क्योंकि अगर दिन पर दिन दिखाते रहते पुलिस पे प्रेशर बनता और उसकी जान को खतरा हो जाता। तो मैंने पहली बार देखा मीडिया का ऐसा ज़बरदस्त जो थी टीम वर्क जो पुलिस के साथ किया। और देखिए, मैं ये भी बता दूं आपको, ये होना भी चाहिए जब किडनैपिंग के मामले होते हैं। वैसे में मीडिया संवेदनशील होता है और मैं खुद क्राइम में 20 साल से हूँ, हम कोशिश करते हैं कि खबर न मीडियम ने, तमाम मीडिया ने क्लिप चलाई जो मेरे पे इसमें वीडियो हैं तमाम। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी वाई हुई दिल्ली पुलिस की। फिर उसमें ये हुआ था कि उसमें 4 हमें गैलेंट्री मिले हमारी टीम को, डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को, मुझे और मेरे कांस्टेबल को। 5 को आउट ऑफ टर्न मिली, कईयों को AKP मिली, मतलब पूरी टीम को जो है। अमेजिंग यार सर, अमेजिंग। और उसमें एक बात और हुई कि जब बच्चे का अगला बर्थडे आया 5वां, तो उस बर्थडे को मैंने अपने ऑफिस में सेलिब्रेट किया था और 2-3 अखबारों ने फर्स्ट पेज पे छापा था मेरी फोटो के साथ बच्चे का केक काटते हुए। अमेजिंग यार। नहीं देखिए, यही तो है ना पुलिस का कि आप, तो इसमें मैं इमोशनली जुड़ा हुआ था। ये भी था कि अगर मेरे से जरा सी चूक हो जाती तो मैं हो सकता था उस टाइम दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा विलेन बन सकता था। और जब ऊपर वाले ने काम बढ़िया किया तो हीरो बना दिया मीडिया ने और पब्लिक ने, तो ऐसे काम करके बड़ी खुशी मिलती है। तो ये मेरी लाइफ का सबसे टफ एनकाउंटर कह सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि इसमें सारी डिसीजन मेरी अपनी थी, जबकि मेरे साथ मेरे सीनियर अफसर थे, सब कुछ थे। लेकिन जब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में गोली चलाई, उस टाइम मेरे पे ये तो नहीं था कि मैं सीनियर अफसर डीसीपी से कहता सर मार दूं इतनी देर में, तो मेरा डिसीजन था वो। और ये कमरे के अंदर ही हो रहा था। नहीं, कमरे के बाहर थे हम, तो वो गेट के अंदर से चला रहा था। मुझे अपना भी बचाव करना था, मेरी टीम का भी बचाव करना था, और साथ में जो मास्टरमाइंड एक्यूज था उसे गोली ना लग जाए। जब गोली चली और मास्टरमाइंड आगे कर रखा था हमने, जैसी गोली चलाई ना,
तो मेरा पहला रिएक्शन क्या था जब उसके हाथ में वेपन देखा, तो जैसे उनने वेपन यूं करा, मैंने बंदे को उसे धक्का दिया, मास्टरमाइंड को, एक साइड। वो गोली उसके ना लग के मेरी उस पर लगी। गोली तो ऐसी चली, उसे मार सकता था, मार जाता, एक एविडेंस और ख़त्म होती। तो उस टाइम जो हुआ, ऊपर वाले ने बस अपना आप ही करा दिया सब कुछ। तो बताया क्या पूछताछ में, क्या निकला, कहाँ कहीं दूसरे जगह से कॉल पूछताछ में करते ये थे? बताया कि भाई हम दुकान पे जाते थे, जो मास्टरमाइंड है, बच्चे के जो बाबा थे वो बड़े पैसे वाले हैं, इनका अच्छा बिजनेस है, रोज़ लाखों की सेल है। तो मुझे लालच आ गया, मेरा काम कोई खास चल नहीं रहा था, छोटा सा उल्ले रखा था मैंने। तो मैंने अपने दोस्तों से बात करी, उन्होंने कहा यार हम भी ऐसी हैं, चलो हमारा भी काम निकलेगा, प्लानिंग करते हैं। तो पहले उन्होंने सोचा कि 50 लेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं यार, तीनों पे 20-20 तो आए, तो 60 होगी रकम। तो इसलिए इन्होंने 60 की डिमांड करी। और उसके बाद बच्चे को किडनैप किया, लेके गए गाजियाबाद। बच्चे को बड़ा संभाल के रखा, रोज़ चॉकलेट खिलाते थे, वेपर खिलाते थे, क्योंकि उनकी एसेट थी वो। भाई उन्हें पता कि अगर बच्चे को कुछ होगी हार्म तो पैसे तो मिलने नहीं। तो उस इनकाउंटर में एक आदमी मारा भी गया था। हाँ, एक मारा गया था मुलजिम ऑन द स्पॉट। सिंह साहब जो लड़के आता, उसके 2 गोली लगी। ये था मास्टरमाइंड, ये पकड़ लिया था। फिर इन्वेस्टिगेशन में एक और मर्डर खुला इनसे। एक ASI थे हमारे दिल्ली पुलिस के, रिटायर्ड, उसके बेटे को मार दिया था। उसका बेटा और सिंह साहब जो नाम है लड़के का, इसकी बहन का आपस में कहीं रिलेशन था, बहन या कजन कोई। तो वो दोस्त था इनका। जब दोस्त था तो ये गुड़गांव ले गए, पहला फुसला गया, चलो घूमने चलते हैं ये रो, और वहाँ ले जाकर उसे मार के फेंक दिया। वो मारा 15 या 16 में। अब हमें कैसे पता चला, जब हमने वो एनकाउंटर में बैग रिकवर हुआ, बैग में करीब 30-32 फ़ोन होंगे, उनमें से एक फ़ोन EMI शायद उसका था बच्चे का, और जो आधार कार्ड था और ड्राइविंग लाइसेंस। तब हमने पूछा तो उसने कहा जी हमने मार दिया। फिर हमने गोकुलपुरी थाने में पूछा तो पता चला जी वहाँ मिसिंग लिखी है। फिर हमने पूछा कहाँ ले गया, फिर उसे ले गए बंदे को मौके पे, तो उसने बताया कि जी हाँ मार के फेंका था। फिर वहाँ की पुलिस के पास गए तो बोले जी इस दिन डेड बॉडी मिली थी, ये कपड़े हैं, कपड़े सीज कर रखे थे और फोटो, तो सब टैली हो गया था वो केस भी। मतलब ये इतने ड्रेडिड थे। अल्टीमेट वर्क सर, अल्टीमेट वर्क। ये सुना हूँ, बहुत आसान लग रहा है, लेकिन किस तरह से आप लोगों ने वो किया होगा। इसमें हमारा चैलेंज था फिर ये है कि बच्चा 11वें दिन रिकवर किया। हमने जो है इसमें 6 दिन दिन रात मेहनत करी। मेहनत तो पहले दिन से ही कर रहे थे हम, लेकिन जब केस हमारे पास आ गया था, सोना जागना खाना पीना सब हमने ना के बराबर था। और इसमें सबसे बड़ी एक बात बताऊं मैं आपको, मेरा एक सब इंस्पेक्टर था, उसकी बहन की शादी थी 1-2 दिन बाद। तो 5 तारीख को मैंने अपने सीनियर अफसरों से कहा, मैंने कि सर आज से मैं बाइंड अप करूँगा शाम तक। वो भी शौक, पता नहीं क्या कह रहा था आगे। मैंने सर फिर मेरे सब इंस्पेक्टर की बहन की शादी है, ये घर में बड़ा है, उसका जाना जरूरी है। तो पहले तो उस संकोच में वे फिर बोले ठीक है यार गो हेड। मेरे से सरस्वती माँ बुलवा रही थी, जो भी बुलवा रही थी, और वो उसी दिन रात को हमने ऑपरेशन पूरा वाइंड अप कर दिया। बच्चा अमेजिंग सर, अमेजिंग, सो प्राउड ऑफ यू। चलिए अब चलते हैं 1999 में एक कार्टूनिस्ट इरफान हुसैन का मर्डर हुआ था। क्या था वो भी बड़ी लंबी स्टोरी है। उसमें ये हुआ था कि मैं उन दिनों इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था स्पेशल स्टाफ में। तो इसका आउटलुक मैगजीन के कार्टूनिस्ट थे, इनका ऑफिस था कमल पिक्चर हॉल पर, जहाँ राजेंद्र का ढाबा है RDX, वहाँ बिल्डिंग में। तो ये वहाँ से चले, अपने किसी दोस्त के घर से इन्होंने विस्की पी, और वहाँ से जब ये चले, साहिबाबाद रहते थे, तो इनकी डेड बॉडी मिली यहाँ गाजीपुर के पास, कल्याणपुरी थाने के इलाके में। 99 की बात है शायद, 99 की 99 का केस है, 99 या 98 का। तो इस पर 1 लाख का रिवार्ड था। सारी एजेंसी काम कर रही थी, सारी दिल्ली पुलिस काम कर रही थी। उसी दौरान स्पेशल स्टाफ में हमारे पास एक केस आया विजय अरोड़ा का। विजय अरोड़ा थे कृष्णा नगर से, एक ट्रेडर बिजनेसमैन।
तो उनकी किडनैपिंग का केस आया, तो मैं और मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर विवेक त्यागी जो आजकल एसीपी हैं, और महेश तोलिया हमारे इंस्पेक्टर हुआ करते थे जो एसीपी रिटायर हुए, और डीसीपी थे हमारे बालाजी श्रीवास्तव साहब उस टाइम जब किडनैपिंग हुई। तो हम विजय अरोड़ा पे काम कर रहे थे। विजय अरोड़ा की डेड बॉडी मिली यहाँ सराय काले खां में। डेड बॉडी क्या हो तो मार के फेंक दिया था, उसका ढांचे वांचे बाद में मिले जब पकड़े हमने। तो हुआ क्या था, इस केस पे काम कर रहे थे, तो काम करते करते हमें इनपुट मिली कि दिल्ली से कुछ गाड़ियां जो है ना कश्मीर में ले जाके बेच देते हैं। हम कश्मीर गए तो कश्मीर में पता चला कि कुछ लड़के जो हैं, आजकल तो उत्तराखंड में पड़ता है, सीतापुर के पास एरिया है वो, जो नैनीताल से पहले है, एक जगह है नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, काठगोदाम के पास, मुस्लिम एरिया पूरा। कि वहाँ के कुछ लड़के हैं डेंटर पेंटर, वो वहाँ कश्मीर में काम करते हैं, अनंतनाग में, और अनंतनाग में काम करते हैं और वो गाड़ी लाते हैं और यहाँ बेच देते हैं। हमारी टीम फिर वहाँ गई हल्द्वानी, हाँ जगह का नाम है हल्द्वानी। हल्द्वानी से फिर हम गए, वहाँ से एक इनपुट मिला का जी, उसका नाम था लाल सिंह बोलते थे, था मुस्लिम। तो उसे फिर हमने वहाँ से फिर पता चला जी इसके पास जो है दिल्ली के 2 लड़के हैं राजघाट पुस्ते के, और वो इसके साथ रहते हैं। तो उस दिन मंगल का दिन था, तो हम गए वहाँ गीता कॉलोनी के एरिया में, और मैं उस होटल पे जाके बैठा। वो होटल ऐसा झुग्गियों में, वहाँ मच्छी वच्छी वो मिलती है जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले और वो ये रिक्शा वाले खाते हैं। तो मैंने पठान सूट पहन रखा था, कैप डाली हुई थी पठान वाली। पहुँच गया, मैंने कहा यार कुछ खाने को दे दे। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, ऐसा तो लगता नहीं झुग्गी झोपड़ी का। तो मैंने चल चाय पिला दे, चाय पिला दिया। फिर मेरे साथ जो इन्फॉर्मर था उसने आइडेंटिफाई किया जी ये लड़का है, इसे शाकाल बोलते हैं, हीरा उर्फ शाकाल। मैं अच्छा, जैसे ही आया मैंने वेपन लगाया, उठा लिया, लाके पूछताछ करी। चल भाई, पहले तो बरगलाता रहा, फिर सख्ताई से पूछताछ करी। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे इस तारीख को रात के टाइम हम टोंटी लगाते थे। उनकी एक मोडस ऑपरेंडी होती थी टोटी लगाना। टोटी लगाने का मतलब ये होता है कि जब आप 800 मारुति थी, वो गाड़ी नंबर था, उसे हम अनंतनाग से रिकवर कर लाए थे शायद 1005 कुछ ऐसी था, DL3C हाँ कुछ। तो वो क्या करते थे कि ये नरूलाज पे जाते थे कनॉट प्लेस, और वहाँ से जो फैमिली निकलती थी खा के रात को, तो ये 3 या 4 लड़के ग्रुप में होते थे 2 साइकिलों पे। तो जैसे ही चलने वाले होते थे तो उसकी जो है टैंकर से पाइप हटा देते थे, और जो पाइप कार्बेटर में जाती थी उसमें तिल्ली फिट कर देते थे माचिस की, उसे कहते हैं तिल्ली लगाना। तो कार्बेटर में जितना तेल है और जितना पाइप में है वो गाड़ी 300 मीटर जाएगी। फिर उस गाड़ी को फॉलो करते थे। जब गाड़ी रुक जाती थी फिर कहते थे बाबूजी गाड़ी ख़राब हो गई। वो कहता हाँ, बोला बाबूजी मैं मिस्त्री हूँ। अरे देख दे, ये ठीक कर देते थे। मतलब एक कार्बेटर खोलता था आगे से, इंजन बोनट खोल के बातों में लगाता था, बाबूजी देखो ये रो। दूसरा जो है मौका देख के तिल्ली निकाल के जोड़ देता था टैंक में, गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। तो इस तरह करके ये दिन में जो है रात में 2 घंटे में 4-5 काम करते थे। तो एक आदमी से जैसे इन्होंने 400 रुपये लिए तो 100 रुपये चारों हिस्से में आ गए। तो इस तरीके से ये 5 काम करते थे। तो 5 में 2000 रुपये सीधे हो गए और 5 को मिल गए 500 रुपये चारों। इस तरीके से इन्हें आदत थी। अब इन्होंने उस दिन ये किया कि एक कल्याणपुरी थाने का ये होता था नाला, जो गाजीपुर वाला, अब तो पुल बन गया। इस नाले पे गाड़ी खड़ी थी, ये दोनों मोटरसाइकिल उस पे थे, साइकिल पे 6 जने साइकिल पे थे। तो उन्होंने देखा कि रेड लाइट है, इन्होंने गाड़ी निकाल दी। उन्हें नहीं पता कि ये कार्टूनिस्ट है। तिल्ली लगा दी, आगे गई 300 मीटर जाने पर देखा तो गाड़ी बंद हो गई। फिर गए, बाबूजी गाड़ी ख़राब है। वो शराब में थे, नशे में। उसने कहा हाँ क्यों, तुझे आती है? कहता हाँ बाबूजी। बोले चेक करा। उसने कहा बाबूजी 500 रुपये लूँगा। उन्होंने कहा 300 दूंगा। उन्होंने 300 रुपये दे दिए।
अब इन्होंने क्या करा, गाड़ी स्टार्ट कर दी और चालू कर दी, और जैसे ही चलने लगा फिर उन्होंने पाइप लगा दी दोबारा। उसने कुछ गलत बोल दिया तो इसने कहा इससे पैसे डबल लेंगे। वो गाड़ी आगे गई 300 मीटर और फिर जाके बंद हो गई। फिर गए ये, कह रहे भाई सर गाड़ी बंद हो गई। उसने छुटते ही गाली दी, कह रहे तूने 300 रुपये भी ले लिए और हमारी गाड़ी तूने ठीक भी नहीं करी। उसने कहा बाबूजी फिर देख लेते हैं। उसने फिर गाली दी, इरफान कार्टूनिस्ट ने, दारू में था। तो उसने कहा बाबूजी गाली मत दो। उसने कहा साले तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। बस इसने गाली दी तो एक लड़का था टाइगर, उसने क्या करा, उसके गले में गोली भरी और नीचे गड्ढा था उसमें कूद गया, चाकू निकाला, छाती पे बैठ गया, 32 बार किए। अब गलती क्या करेगी, उन्होंने इसकी बेल्ट निकाल ली, पर्स, घड़ी, सब चीज़ निकाल ली थी, और गाड़ी में जो कार्टूनिस्ट के पैड और वो रहते थे वो सब ले गए, डेड बॉडी वहीं फेंक दी। फेंकने के बाद कपड़े बदले वहाँ डावर चौक पे फुहारे के पास, वहाँ धोया स्वाइबाबाद, और फिर ये बाया लोनी होकर और जो गढ़ मीरकपुर गांव पड़ता है सोनीपत से होते हुए और पठानकोट होते हुए सीधा अनंतनाग गाड़ी इन्होंने 17,000 रुपये में बेच दी। तो जाते हुए डमटाल पड़ता है हिमाचल में, वहाँ इन्होंने फिलिप्स का स्टूडियो बेचा। अच्छा। और एक चीज़ और बेची, वो सब हमने रिकवर करी थी बाद में। जब इन्होंने स्टीरियो बेचा तो बोले जी माता के दरबार जा रहे हैं, हम पर तेल के पैसे नहीं है और ये गिरवी रख लो, दुकानदार से बोले, और हम जो है ना आपको आते हुए दे देंगे। और 2,500 में इन्होंने वो गिरवी रख दिया। अब किसके पैसे देने थे, चोर तो बदमाश ही होता। तो जब हमने पकड़े तो ये कस्टडी में जब इन्होंने बताया, फिर हम दुकानदार से रिकवर किए। फिर दुकानदार ने कहा बाबूजी देखो इनके हाथ का लिखा हुआ है कि हम जो है माता के दरबार जा रहे हैं, आके हम 2,500 दे देंगे और वापस ले लेंगे। तो हैंड राइटिंग एविडेंस, उसका स्टीरियो रिकवर, स्टीरियो की पर्ची रिकवर जिस शोरूम से लिया उसकी बीवी ने बताया। फिर जो इरफान कार्टूनिस्ट का बैग था वो गढ़ मीरकपुर गांव से रिकवर हुआ, 2 बच्चों के स्टांस पे रिकवर हुआ, 6-6 साल के बच्चे हॉकी खेल रहे थे। तो उसने बैग मिला तो बैग उसकी बीवी ने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि उसकी बीवी ने जो है वेडिंग एनिवर्सरी पर उसे गिफ्ट किया था, जो पूना रहती थी। तो ये बहुत एविडेंस थी। तो फिर उसमें हमने करीब 8 आदमी अरेस्ट किए। फिर उसमें हमने 4 गाड़ी रिकवर करी अनंतनाग से। पता चला विजय अरोड़ा का मर्डर इन्होंने किया, वो सराय काले खां पे किया। फिर एक नेपाली का किया जो ड्राइवर था, फ्रेंड्स कॉलोनी में किसी बिजनेसमैन का, वो पेशाब करने उतरा, उसे मार दिया। और एक और गाड़ी, 4 गाड़ी हम रिकवर करके लाए, 4 मर्डर केस खुले। तो इरफान कार्टूनिस्ट जो एक चैलेंजिंग केस था, ब्लाइंड मर्डर था। सब पहले तो ये सोच रहे थे कहीं जेंडर्स ने तो नहीं मार दिया, ट्रांसजेंडर ने तो नहीं मार दिया, क्योंकि वो रात को वहाँ रहते हैं, ये रहते हैं। बट तरह तरह की स्टोरी, डिफरेंट स्टोरी आई। अल्टीमेटली एट लास्ट इस केस को क्रैक करने में हम कामयाब हुए। इसमें हमारी पूरी टीम थी। अच्छा, उस दिन हुआ ये कि जिस दिन हमने केस क्रैक किया उस दिन हमारे डीसीपी जो इस थे बालाजी श्रीवास्तव, वो हमारे ऑफिस आए और उन्होंने पूरी टीम को जो है बड़ा अप्रिशिएट किया। और उस दिन उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। फिर पूरी टीम को पार्टी दी उन्होंने। बोले आज इतना बड़ा गिफ्ट दिया। मेरे से और विवेक त्यागी से बोले कि भाई, त्यागी ब्रदर्स बोलते थे हमें, भाई त्यागी ब्रदर्स आपने इतना बड़ा गिफ्ट दिया आज मुझे कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो फिर उसके बाद हम उनका ट्रांसफ़र हो गया था। फिर नित्यानंदम साहब आए थे। तो कार जब रिकवर करके लाया था तो नित्यानंदम साहब और हम थे। तो नित्यानंदम साहब के साथ फ़ोटो छापी थी अखबार ने, फर्स्ट पेज पर टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में, कि मोस्ट वांटेड कार बैक इन दिल्ली, हेडलाइंस थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, फर्स्ट पेज पर टाइम्स ऑफ इंडिया, नीचे दोनों गाड़ियों की फ़ोटो। बीच में हमारे डीसीपी साहब खड़े हैं, इधर मैं खड़ा हूँ, इधर विवेक त्यागी, इधर हमारे इंस्पेक्टर साहब जो थे महेश तोलिया साहब, और हेडलाइंस थी ये मोस्ट वांटेड कार बैक इन दिल्ली। विनय त्यागी सर, आप ने काफ़ी कुछ डिटेल्स में बताई, ख़ास तौर से अतीक अहमद की जो अरेस्टिंग है वो आजकल सुर्खियों में है, लेकिन साथ में आपसे आपके केसेस के बारे में और ख़ास तौर से जो 2018 में जो बच्चे की किडनैपिंग हुई थी, आपको बता दूं कि दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में इस तरह से सनसनीखेज किडनैपिंग बंद हो गई थी, क्योंकि राजधानी दिल्ली है, काफ़ी सिक्योरिटी होती है। लेकिन 26 जनवरी
कि वक्त तो दिल्ली में बहुत भारी सुरक्षा होती है, और ऐसे में एक दिन पहले किडनैपिंग हुई, उसके बाद कैसे किडनैपिंग को सॉल्व किया, डायरेक्ट चैलेंज दिल्ली पुलिस डायरेक्ट को। दिल्ली पुलिस को कैसे किडनैपिंग को सॉल्व किया, बच्चे को सही सलामत बरामद किया, एक किडनैपर को इनकाउंटर में मार गिराया गया। तो ये एक बहुत बड़ा केस था और सक्सेसफुली इसको सॉल्व किया था। देखिए, कोई भी वारदात होती है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस केस को सॉल्व करना, क्योंकि क्राइम की दुनिया में कहा जाता है कि जब तक एक आदमी इस धरती पर जो जिंदा है, क्राइम कभी खत्म नहीं होगा। तो क्राइम डिटेक्शन अगर टाइम पर हो और केस सॉल्व हो, तो यही सबसे बड़ी रोकथाम है किसी भी क्राइम को आगे बढ़ने के लिए। तो इंस्पेक्टर विनय त्यागी सर, आप हमारे इस शो में आए, आपने डिटेल में हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी बातचीत हम आपसे कभी दोबारा बोलेंगे। रमेश जी, थैंक यू सो मच आपका और आपके चैनल आज तक का। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये शो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।